हाइड्रोकार्बन। कल हमने जो बात की थी वो कार्बन का जो अन्य तत्वों के साथ यौगिक बनाने पर चर्चा की थी, और आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक है उन पर। हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिलकर जो यौगिक बनाएंगे उसी का नाम है हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें होगा क्या कि कार्बन अपनी संयोजकता हाइड्रोजन के साथ पूर्ण करके यौगिक बनाएगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इसी का नाम है हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो एक कार्बन है, उसकी 4 संयोजकताएं होती है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। मान लो 2 कार्बन है, ये जुड़ेंगे आपस में। अब जो बाकी संयोजकताएं हैं वो पूरी करेंगे हाइड्रोजन के साथ। इसी प्रकार से मान लो 3 कार्बन है, वो जुड़ेंगे, 4 कार्बन है, यानी कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे, यानी एक पंक्ति का निर्माण करेंगे, और जो बाकी बची हुई सारी जो संयोजकताएं हैं वो पूरी करेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो जो हाइड्रोकार्बन है उनको 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो जो होगा, जो श्रृंखला बनेगी वो बनेगी विवरित श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, और एक होगा संवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो ये विवरित का क्या अर्थ होता है? विवरित का अर्थ होता है खुला। विवरित का अर्थ होता है खुला। जो श्रृंखला खुली है, जो श्रृंखला बनेगी, जो बनने वाली श्रृंखला है वो खुली है, तो वो क्या होगी? विवरित श्रृंखला। और संवृत का अर्थ होता है बंद। यानी मान लो ये कोई श्रृंखला है, ये तो हो गई, ये खुली है, देखो कहीं से भी बंद नहीं है, ये कोई भी श्रृंखला है, ये क्या है? विवरित है। यहां तक है तो भी विवरित है, लेकिन जो बंद है उसका नाम है संवृत। तो जो खुली श्रृंखला है इसको हम खुली श्रृंखला बोल सकते हैं, उसको बंद श्रृंखला बोल सकते हैं। इसलिए इनको अचक्रीय भी बोलते हैं और उनको चक्रीय श्रृंखला बोलते हैं। अब देखो कि जो संवृत श्रृंखला है उनको 2 भागों में बांटा गया है। विवरित श्रृंखला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक संतृप्त और एक हो गया असंतृप्त। आगे हाइड्रोकार्बन लगा सकते हो आप। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो संतृप्त का क्या अर्थ होता है? संतृप्त, तृप्त
तृप्त का मतलब होता है शांत, जो संतुष्टि के साथ है वो संतृप्त। यानी जैसे अब संतुष्टि किसको कैसे मिलती है, वो उसकी स्थिति पे निर्भर करता है कि उसको चाहिए क्या। जैसे कार्बन है, उसे क्या चाहिए, कार्बन को संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। तो अगर इसको चारों हाइड्रोजन मिल रहे हैं, या मान लो कोई दो कार्बन जुड़ रहे हैं, तो एक बन तो एक एक ये हो गया, अब बाकी बचे तीन, इसकी भी तीन संयोजकता। अगर इनको तीन तीन हाइड्रोजन मिल रहे हैं पूरे, तो वो क्या होंगे, संतृप्त होंगे। अगर इसको तीन नहीं मिलकर के दो ही मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे, फिर ये कोई दूसरी स्थिति अपनाएंगे कि भाई दो दो बंद आपस में बना लेंगे, और क्या हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है तो फिर कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना। तो अगर चारों संयोजकताएं पूरी करने के लिए हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो संतुष्ट है, उसी को हम बोलेंगे संतृप्त। और असंतृप्त जिनकी संयोजकताएं हाइड्रोजन पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो आपस में ही दो या तीन बंध बना रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, इसको हम नाम देंगे एल्केन श्रेणी। इससे जो भी श्रेणी बनेगी इसको नाम देंगे एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का मतलब होगा कि इसमें जो श्रृंखला है वो किसकी है, कार्बन कार्बन की है। दो या दो से अधिक कार्बन जुड़कर आपस में एक लंबी श्रृंखला बनाएंगे, तो जो कार्बन जुड़ रहे हैं वो आपस में सिंगल बंध से जुड़ रहे हैं, या डबल बंध से जुड़ रहे हैं, या ट्रिपल बंध से जुड़ रहे हैं। जैसा कि हमने बात की थी, तो संतृप्त है वो सिंगल बंध से ही जुड़ेगा, क्योंकि उसको पूरे हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो उसे जरूरत ही नहीं है डबल या ट्रिपल बंध बनाने की। इसलिए एल्केन श्रेणी में क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा। क्या होगा, एकल बंध। ऐसी श्रेणी को हम एल्केन श्रेणी के नाम से जानेंगे। अब देखो असंतृप्त का मतलब क्या हुआ कि उस जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं कर पा रहा है, तो बेचारे संतुष्ट नहीं है, उनको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, या तो डबल बंध बनाएंगे या ट्रिपल बंध बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य, ये बात ध्यान से देखो कि कार्बन कार्बन के मध्य, हाइड्रोजन और कार्बन से लेना देना नहीं, कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होगा और या होगा त्रिबंध। अगर जिन कार्बनों के मध्य द्विबंध होगा, द्विबंध, उनको हम क्या बोलेंगे, उस श्रृंखला को हम बोलेंगे एल्किन। क्या बोलेंगे, एल्किन। श्रेणी बोल दो चाहे आप, ठीक है। और जिनके मध्य त्रिबंध होगा, इनमें क्या होगा, द्विबंध, इनमें सिंगल बंध, इनमें त्रिबंध। जिनमें त्रिबंध बनेगा यानी दो कार्बन के मध्य त्रिबंध होगा, उस श्रृंखला का नाम क्या होगा, एल्काइन श्रेणी, त्रिबंध। एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये, जिसमें एकल बंध होते हैं। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होगा कि कार्बन कार्बन के मध्य या तो द्विबंध होगा या त्रिबंध होगा। अगर द्विबंध होगा तो वो श्रेणी एल्किन श्रेणी कहलाएगी, और त्रिबंध होगा तो वो श्रेणी क्या कहलाएगी, एल्काइन श्रेणी कहलाएगी। अब जो समृद्ध श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन है उनको भी दो भागों में बांटा गया है।
दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को बोलते हैं एलिसाइक्लिक और एक को बोलते हैं एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऐसे यौगिक होते हैं जो जलने पर जो धुआं नहीं देते हैं, यानी जो ज्वाला होती है उसके साथ जो धुआं नहीं देते हैं उनको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक जो ज्वाला के साथ धुआं देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। एक एक उदाहरण भी आप ले सकते हो। इसका एलिसाइक्लिक का एक उदाहरण आप ले लो। और एक ले लो एरोमेटिक का। वो बात सेम ये वाली है, संतृप्त और असंतृप्त है। वैसे ये एलिसाइक्लिक ये धुआं नहीं देंगे, मतलब इनकी संयोजकताएं पूरी होगी, इसमें किसी दो की जरूरत नहीं है। और इनमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं द्विबंध या त्रिबंध बनाने की जरूरत होगी, तभी तो वो धुआं देंगे। जो प्योर चीज है उसमें धुआं आना नहीं है। तो एलिसाइक्लिक में क्या होगा, जैसे लो एक साइक्लोहेक्सेन है, उदाहरण अब मिल जाएगा इस फाइल को। एलिसाइक्लिक में हम क्या ले रहे हैं? साइक्लो हेक्सेन। और इसमें हम ले रहे हैं बेंजीन, उदाहरण के तौर पर बेंजीन। अब देखो साइक्लो का अर्थ क्या होता है? गोल, जो घेरा है, जो वृत्त है, साइक्लो। ठीक है। हेक्स एन, हेक्स का मतलब 6, जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, जिसमें 6 कार्बन हो, है ना। तो ये किस प्रकार से बनाएंगे श्रृंखला? ये इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे देखो, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। अब देखो कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है। ऐसा मान लो कि कार्बन है वो 4 भुजा वाला है। कोई भी कार्बन है उसकी मान लो 4 भुजा है, और चारों भुजाओं में इसे कुछ न कुछ चाहिए। तो देखो मान लो ये कार्बन है, इसकी 2 भुजा ये। अब खाली कितनी है? 2। तो जो खाली है उसमें हाइड्रोजन रखना है। अब इसके भी 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन रख दो। इसमें भी 2, इसमें भी 2, और इसमें भी 2, और इसमें भी 2। एक ये हो गई साइक्लोहेक्सेन की संरचना। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कार्बन 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 कार्बन। अब देखो CH कितने? 1 और 2, CH2। इसी प्रकार इसके भी 2 है, CH2। 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 ये हो गई। और शॉर्ट में इसको और दर्शाना है तो आप केवल ऐसे ही दर्शा सकते हो। ठीक है। अब देखो बेंजीन की संरचना। बेंजीन में क्या करना है कि कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध के हिसाब से बनाना है। जैसे मान लो ये आप संरचना याद रख लो। इसमें क्या करना है? एक को छोड़कर एक पर द्विबंध लगा दो। जैसे यहाँ लगा रहे हो, इसको छोड़ो इस पे लगा दो, इसको छोड़ो इस पे लगा दो। ये हो गई बेंजीन की जो संरचना है। अब देखो एक एक छोड़कर क्या करना है? द्विबंध लगाना है। अब इसमें ध्यान से देखो,
कि कार्बन के जो 4 हाथ होते हैं, आपको पता है 1 2 3, कितने बचे? 1, तो 1 पे लिख दो H, हाइड्रोजन। इसमें भी 3, एक खाली है, खाली वाले में हाइड्रोजन दे दो। इसमें भी 3, एक में हाइड्रोजन। 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 इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको शॉर्ट में दर्शाने के लिए आप इस पूरी संरचना को कैसे दर्शा सकते हो? देखो, बेंजीन को आप शॉर्ट में इस प्रकार भी दर्शा सकते हो। एक को छोड़कर एक में द्विबंध कर दो, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन की संरचना। तो देखो, विपरीत श्रृंखला में क्या पढ़ा? विपरीत श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का अर्थ क्या होगा? जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होगा, और उस श्रेणी को हम किस नाम से जानेंगे? एल्केन श्रेणी के नाम से। और जो असंतृप्त है, असंतृप्त का मतलब जिसको हाइड्रोजन के साथ पूरी संयोजकता नहीं हो रही है, तो वो या तो डबल बंध बनाएंगे या ट्रिपल बंध बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे असंतृप्त। और जो डबल बंध बनाकर जो श्रृंखला बनेगी उसका नाम हम देंगे एल्किन श्रेणी, और जो त्रिबंध के साथ श्रृंखला बनेगी उसको हम नाम देंगे एल्काइन श्रेणी। इसी प्रकार से जो संवृत श्रृंखला युक्त, संवृत का मतलब गोल, देखो दोनों ही साइक्लोहेक्सेन भी गोल संरचना बना रहा है और ये बेंजीन भी गोल संरचना बना रहा है, मतलब संवृत है, बंद है, ये श्रृंखला बंद होगी और ये खुली होगी, इसलिए इनको खुली श्रृंखला बोलते हैं, उसको बंद श्रृंखला भी बोलते हैं। तो ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक 2 प्रकार के होते हैं। ये जलने पर क्या है कि ज्वाला के साथ जो धुआं नहीं देते हैं और वो धुआं देते हैं। धुआं नहीं देने का कारण यही है कि इनकी संयोजकता पूरी हो रही है, उनकी पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कुछ न कुछ अशुद्धि है। इस प्रकार से ये हुआ हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करेंगे, जो भी ये हाइड्रोकार्बन है, यौगिक है जो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ, इनका हम, भाई बहुत सारे यौगिक है, इन इतने सारे असंख्य यौगिकों को कुछ न कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तभी तो पहचाने जाएंगे। तो उन अलग अलग यौगिकों को नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ विधियों का इस्तेमाल करेंगे, कुछ विधियों द्वारा हम इनका नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से 2-3 है, उनमें भी एक जो महत्वपूर्ण विधि है IUPAC पद्धति, उसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं बाकी 2 विधियों के बारे में भी। तो अब हम कुछ विधियों के बारे में बात करते हैं, महत्वपूर्ण विधियां देखते हैं कुछ। जैसे एक है रूड पद्धति, एक है व्युत्पन्न पद्धति और एक है IUPAC पद्धति। इनके बारे में बात करेंगे। देखो, रूढ़, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये नाम जो रूढ़िवादी है, मतलब जैसे किसी वस्तु की जहां से प्राप्ति हुई है, मतलब या तो कोई प्राकृतिक स्थान है, कोई प्राकृतिक स्थान है जहां से किसी वस्तु की प्राप्ति हुई है, तो उस स्थान के हिसाब से नाम दे दिया गया, या उसके गुण के आधार पर नाम दे दिया गया, यानी परंपरा के अनुसार ये रूढ़िवादी नाम दिए गए, वो है रूढ़ पद्धति। जैसे मान लो CH4 है,
इसके बारे में हम बात करें। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे यूपीएससी पद्धति में मेथेन नाम से जानते हैं, लेकिन इस रूढ़ पद्धति में इसका नाम क्या दिया गया है? मार्स गैस। मार्स गैस। अब होता क्या है कि जो मार्स गैस है ये नाम कैसे दिया गया? मार्सी जो होता है शब्द है मार्सी, इसका अर्थ होता है दलदल। जो दलदल वाला स्थान होता है, कीचड़ वाला, उसको बोलते हैं मार्सी। तो उससे जो गैस प्राप्त हुई है दलदल वाले स्थान से, यानी मार्सी स्थान से, तो उसी का नाम दे दिया मार्स गैस। यानी जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है वो नाम दे दिया गया। ये रूढ़ि पद्धति में आते हैं। जैसे और एक दो नाम आप देख सकते हो, जैसे एसिटिक अम्ल है, यह है एसिटिक अम्ल। अब जो ये एसिटिक अम्ल है, ये जो सिरका होता है, सिरका, तो जो सिरके का जो लैटिन नाम है वो क्या है? एसिटम है। सिरके का जो लैटिन नाम है वो क्या है? लैटिन नाम वो है एसिटिक नाम है ना, एसिटिक। तो इस एसिटक से इसकी प्राप्ति हुई है तो इसको एसिटिक अम्ल नाम दे दिया गया। उसी प्रकार से मान लो कि ये जो फॉर्मिक अम्ल है, जो फॉर्मिक अम्ल है, जो फॉर्मिक अम्ल है, इसका नाम फॉर्मिक अम्ल कैसे दिया गया? क्योंकि ये चिंटी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? चिंटी से। और चिंटी को क्या बोलते हैं? चिंटी को बोलते हैं फॉर्मिका। फॉर्मिका चिंटी का नाम है, तो फॉर्मिका से जो प्राप्त हुआ उसका नाम हो गया फॉर्मिक अम्ल। वैसे ही एक लैक्टिक अम्ल होता है, तो उसका नाम लैक्टिक अम्ल कैसे पड़ा? क्योंकि वो दूध से प्राप्त होता है, और दूध को बोलते हैं लेक्टम। क्या बोलते हैं? लेक्टम। तो लेक्टम यानी दूध, और इससे प्राप्त होने वाले को क्या बोलेंगे हम? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। तो ये हो गई रूढ़ पद्धति। अब देखो 2 नंबर पर जो है व्युत्पन्न पद्धति है। इस व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है कि जो उनके सरल यौगिक है उससे व्युत्पन्न किए हुए, सरल यौगिक कौन से व्युत्पन्न यौगिक है उनको व्युत्पन्न पद्धति बोलते हैं। और फिर जो मेन रूप से हमें पढ़नी है वो है IUPAC पद्धति। इस IUPAC पद्धति के बारे में हम कल बात करेंगे पूरी डिटेल से। और इस प्रकार से IUPAC पद्धति में इन कार्बन और जो हाइड्रोजन के यौगिक है उनका नामकरण इस तरीके से करेंगे कि आप जिंदगी भर मतलब भूल नहीं सकोगे। एकदम आपके दिमाग में प्रैक्टिकल रूप से करेंगे हम, प्रैक्टिकल रूप से इस प्रकार से सीखेंगे कि मान लो कि एकदम दाएं हाथ का खेल हो जाए, है ना। ठीक है, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में।